Good morning all of you. Better right now I am going to tell you the concept. This is your new concept, mole concept. Mole concept जैसे कि आप पहले भी पढ़ चुके हो 10th में 9th में 9th क्लास में हमारा आया था हल्का सा मोल कॉन्सेप्ट, उसी को थोड़ा सा और डीप ले जाएंगे और बाकी कुछ नहीं है। बहुत इजी टॉपिक है, कोई कैसी भी दिक्कत नहीं आएगी। मोल कॉन्सेप्ट में हम पढ़ेंगे कि एटॉमिक मास होता क्या है, एटॉमिक मास यूनिट AMU क्या होता है। हमने जैसे मेजर किया किसी के मास को, मानो सोडियम का ही मास है, सोडियम का हमने 23 AMU कर दिया या 23 ग्राम कर दिया, तो सिर्फ किस तरह से हम लिख रहे हैं। तो ये AMU का फंडा क्या है ये हमें समझना है, ये AMU होता क्या है, इस चीज़ को हम देखते हुए आगे बढ़ेंगे। तो हमारे पास एटॉमिक मास AMU जो है उसका डेफिनेशन क्या बनेगा। हमारे पास कहता है बेटा एटॉमिक मास यूनिट इज इक्वल टू द 1/12 ऑफ द मास ऑफ एन एटम ऑफ द कार्बन 12। सबसे पहले बात तो मैं इसकी चर्चा बाद में करूंगा, पहले मैं 2-3 बातें बताता हूं आपको। जैसे हमारे पास रिलेटिव मास, मॉलिक्यूलर मास है, रिलेटिव मास है। अगर हम कहें कि रिलेटिव मास क्या होता है, तो रिलेटिव मास क्या होता है बेटा, फर्स्टली हमें ये पता होना चाहिए कि मॉलिक्यूलर मास क्या है, रिलेटिव मास क्या है। अब आपने जब मॉलिक्यूलर मास को निकाला है, कभी कैलकुलेट किया है, तो मॉलिक्यूलर मास जो होता है, मानो H2O के लिए जब आपने कैलकुलेट किया है, तो इनका जो पर्सनली हर एक एटम का एटॉमिक मास है उसको आपने प्लस कर दिया, ऐड कर दिया है। तो क्या यहाँ पर बन जाएगा 1 × 2 प्लस में ऑक्सीजन का क्या होता है बेटा एटॉमिक मास 16 = 18। तो अब ये तो मॉलिक्यूलर मास है हमारे पास, लेकिन रिलेटिव मास, अब हमारे पास एग्जैक्ट मास तो किसी का भी नहीं है। एग्जैक्ट मास कैसे नहीं है, क्योंकि जो हम कोई भी चीज़ निकाल रहे हैं, कोई भी हम किसी का मास निकालते हैं तो रिलेटिव ही निकालते हैं। वो कैसे, जैसे आप मानो आपको अपना वेट करना है, यहाँ पर बैलेंस लगा हुआ है और आपको अपना जो है वेट करना है इस तरह से। अब आप करोगे क्या, अगर आप एक तरफ बैठोगे यहाँ पर, तो दूसरी तरफ आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर बाट रखने पड़ेंगे। अब जो बाट में वेट होगा उसको आप कहोगे अपना रिलेटिव मास। आपको कैसे पता चलेगा, आप 20 किलो हो, 40 किलो हो, 50 किलो हो, 80 किलो हो, कुछ तो 80 किलो के भी होंगे ना आप में से। तो यहाँ पर है कि भाई यहाँ हमने जो बाट रखे हुए हैं उनके बेसिस पे हम कह रहे हैं कि हम 20 किलो के हैं या 50 किलो के हैं या 80 किलो के। तो ये इसके रिगार्डिंग में हमारा रिलेटिव मास हुआ, तो हमारा एग्जैक्ट मास तो नहीं है। हालांकि अब तो हमारे पास इंस्ट्रूमेंट हैं जो एग्जैक्ट मेजर कर देते हैं। अब हमारे पास ऐसे इंस्ट्रूमेंट भी हैं जो एग्जैक्टली मेजर कर देंगे भाई इसका मास कितना है। लेकिन अब से पहले जो हम मेजर करते थे मास, वो रिलेटिव मास ही मेजर करते थे, और ये भी इनका रिलेटिव मास ही है। जो हमने 16 माना, ये भी क्या है, एटॉमिक मास है किसका, ऑक्सीजन का, लेकिन ये क्या है, रिलेटिव मास ऑफ ऑक्सीजन। तो हमें सबसे पहले कहने का मतलब ये है कि अब हमें यहाँ तो हमने पूरा एग्जाम्पल लिया था कि भाई इसके रिलेशन में हमने इसका मास निकाल दिया, लेकिन यहाँ अगर एटॉमिक मास की बात करी जाए, यहाँ पर अगर हमें आना है तो हमें कौन से एलिमेंट को ऐसा माने, जैसा कि मैंने डेफिनेशन में लिख दिया, एटॉमिक मास यूनिट AMU इज इक्वल टू 1/12 ऑफ द मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12। लेकिन कार्बन के अलावा हमारे पास और बहुत सारे एलिमेंट हैं जिनको हम रेफरेंस मटेरियल के तरह, रेफरेंस एटॉमिक मास की तरह हम यूज कर सकते थे, जिसके रिगार्डिंग में हम और रिलेटिव मास कैलकुलेट कर रहे हैं। लेकिन हमने कार्बन को ही यहाँ क्यों लिख रखा है, देखिए किसी भी काम को कर रहे हैं हम। अब मान लो आपकी क्लास का ही एग्जांपल ले लेते हैं, और क्लास का एग्जांपल भी किस रिगार्डिंग में लेना है कि हमें आपकी क्लास से क्लास रिप्रेजेंटेटिव CR सेलेक्ट करना है। अब अगर आपकी क्लास से CR हमें सेलेक्ट करना है तो उसके लिए हमें कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। कौन कौन सी बातें हमें रिमेंबर रखनी है। सबसे पहली जो बड़ी बात है कि हम एक बच्चे को CR घोषित कर रहे हैं, लेकिन अगर वही अटेंडेंस उसकी लेस है,
वो खुद ही नहीं आ रहा तो वो फिर बच्चों की रिपोर्ट क्या देगा? भाई अगर उसके अटेंडेंस रोजाना है तो उसे डस्टर भी लाना है और चौक का भी ध्यान रखना है, क्लास का भी ध्यान रखना है, अटेंडेंस का भी ध्यान रखना है, पीरियड्स का भी, तो ये सारी चीज़ें उसके लिए हैं। तो फिर इसका मतलब तो ये हुआ उसे डेली आना होगा। जब वो डेली आ रहा है तो इसका मतलब सबसे पहला जो फैक्टर है रेफरेंस मटेरियल या कार्बन को हमें लेने का, वो क्या है? सबसे पहला अबंडेंसी। पहला पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट है अबंडेंसी होनी चाहिए। अबंडेंसी की अगर हम देखें तो अबंडेंसी के बारे में बात करें कि कौन ऐसा एलिमेंट है जो बहुत ज़्यादा यूज में आता है और बहुत ज़्यादा मिलता है। भाई हमारे पास कार्बन ऐसा एलिमेंट है जिसकी अबंडेंसी बहुत ज़्यादा है और हर चीज़ जिसे हम यूज़ कर रहे हैं, हर दूसरी तीसरी चीज़ कार्बन की बनी हुई है। प्लास्टिक ले लो, कोई भी चीज़ ले लो अपने हाउस वेयर। दूसरी बड़ी बात होती है रिएक्टिविटी, लीस्ट रिएक्टिव। एक तो जिसे हम रेफरेंस मटेरियल ले रहे हैं, जिसके रिगार्डिंग में हम एटॉमिक मास कैलकुलेट कर रहे हैं, रिलेटिव मास कैलकुलेट कर रहे हैं, उसमें एक तो अबंडेंसी होनी चाहिए, उसकी बहुत ज्यादा अबंडेंसी हो। दूसरा लीस्ट रिएक्टिव, लीस्ट रिएक्टिव भी नहीं होना चाहिए और मोर रिएक्टिव भी नहीं होना चाहिए। ना तो वो लीस्ट रिएक्टिव हो और ना ही मोर रिएक्टिव हो। तो उसे होना कैसा चाहिए फिर? एक तो पॉइंट हो गया अबंडेंसी, दूसरा हो गया लीस्ट रिएक्टिव और मोर रिएक्टिव। तो ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो ना तो बहुत ज़्यादा कम रिएक्टिव हो? हमारे पास बहुत ज़्यादा एलिमेंट हैं, जैसे अगर हम बात करें तो इधर से मिडिल में आ गए और यहाँ पर जब हम इन्हें देखें मेटल्स को, दोनों ग्रुप्स को, तो क्या है? ये तो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है। अगर हम देखें ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, इनको अगर हम देख रहे हैं तो ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है। लास्ट वाला रिएक्टिव है ही नहीं। तो कार्बन 4+ या कार्बन 4- ऐसे हम कहें तो ये उस कंडीशन में आ रहा है, ना तो ज़्यादा रिएक्टिव ना ही ज़्यादा लीस्ट रिएक्टिव। ये बहुत ज़्यादा कम रिएक्टिव भी नहीं है और बहुत ज़्यादा रिएक्टिव भी नहीं है। तो दोनों कंडीशन ये भी इसकी फॉलो कर रही है। अबंडेंसी को लेकर भी कार्बन के साथ कोई हम बात नहीं कह सकते कि भाई ये लेस अबंडेंट है। दूसरा जो बड़ा पॉइंट है वो ये भी है कि उसी मटेरियल को हम रेफरेंस मटेरियल चुनेंगे जिसको ज़्यादा से ज़्यादा आइसोट्रॉपिक फॉर्म भी ना हो, जिसकी बहुत ज़्यादा आइसोट्रॉपिक फॉर्म भी ना हो, वही हमारे पास क्या होगा? रेफरेंस मटेरियल जिसके रिगार्डिंग में हम रिलेटिव मास कैलकुलेट करेंगे। तो इसलिए यहाँ पर कार्बन को रखने की बात की। हमें हमेशा ये पूछ लेते हैं डेफिनेशन आप रख लोगे, कोई बड़ी बात नहीं, डेफिनेशन आपने कर लिया कि भाई कितना हैवियर है, या फिर कहते हैं हम कि इज इक्वल टू 1/12 ऑफ द मास ऑफ एन एटम ऑफ द कार्बन एटम। लेकिन क्वेश्चन आएगा कि किस लिए हमने कार्बन को सिलेक्ट किया रेफरेंस मटेरियल। जैसे जेईई मेंस में जाओगे या आप नीट में जाओगे तो कई बार इसमें से क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि कार्बन को ही रेफरेंस मटेरियल की तरह क्यों यूज किया गया है, मतलब रिलेटिव मास कैलकुलेट करने के लिए। हम यहाँ ऑक्सीजन के रिगार्डिंग में भी कैलकुलेट कर सकते हैं, हाइड्रोजन के रिगार्डिंग में भी कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन क्यों ऐसा ही? क्योंकि हमने कार्बन को सिलेक्ट पूरी, जब भी केमिस्ट्री को पढ़ोगे तो एटॉमिक मास की अगर बात आएगी तो डेफिनेशन कार्बन के रिगार्डिंग में पढ़ेंगे हम। इसका रीजन क्या है बेटा? ये आपको हमेशा रिमेम्बर रखना है। आप स्क्रीनशॉट ले लो या राइट कर लो, मैं इसे फिर मिटाता हूँ। अब हमारे पास जो डेफिनेशन थी, जो डेफिनेशन हमारे पास है 1 AMU, आपको ये ध्यान रखना है, मैं सारे फॉर्मूले बताता हूँ जो काम आएंगे। 1 AMU जो है वो कितने के इक्वल होगा? 1 AMU है तुम्हारे पास मास ऑफ C12 एटम
अपॉन 12। अभी तो कहा था उसने 1/12 है, तो ये कह रहा है मास ऑफ कार्बन 12 एटम अपॉन 12 के ये इक्वल होगा। तो अब हम क्या कहेंगे, एटॉमिक मास ऑफ C12 एटम हमें निकालना है। अगर हम एटॉमिक मास निकालें भाई, एक AMU जो हो गया 1 AMU हमारे पास एटॉमिक मास यूनिट होता है बेटा। जो एटॉमिक मास यूनिट है वो इक्वल है मास ऑफ कार्बन 12 एटम। अब यहाँ कार्बन के भी आइसोटॉप होते हैं वैसे, C13, C14 और C12। हमारे पास कार्बन के आइसोटॉप्स हैं C12, C13 और C14, लेकिन 95% कम से कम ये मिलता है, ये बहुत कम मिलता है, ये नेग्लिजिबल है। तो इसलिए हम C12 को ही हर जगह प्रेफरेंस देंगे। तो अब हम कहते हैं कि एटॉमिक मास ऑफ कार्बन 12 एटम का अगर हमें निकालना पड़े तो हम सिंपल सी बात है, अगर इसे ग्राम में कैलकुलेट करें तो हम ये भी तो कहते हैं कि एटॉमिक मास ऑफ C12, अगर हम एटॉमिक मास देखें C12 का, अगर एटॉमिक मास देखें हम C12 का, तो वो कितने के इक्वल होगा बेटा, 12 ग्राम पर मोल। अगर इसकी ग्राम में वैल्यू देखें हम तो एटॉमिक मास तो ग्राम एटॉमिक वेट के इक्वल होता है एटम में, और मॉलिक्यूल की फॉर्म है तो ग्राम मॉलिक्यूलर जो मास होगा वो भी ऐसे ही हम मेजर करेंगे, उसको ग्राम मॉलिक्यूलर मास के इक्वल रख देंगे। तो एटॉमिक मास ऑफ C12 इक्वल टू 12 ग्राम पर मोल है। जब 12 ग्राम पर मोल है तो हम ऐसे भी तो कह सकते हैं कि 12 ग्राम पर मोल ऑफ कार्बन एटम इक्वल टू 6.022 into 10⁻23 एटम। होगा कि नहीं होगा? एवोगैड्रो नंबर भी मैं इसे बोल सकता हूं, एवोगैड्रो नंबर। इसे मैं किससे रिप्रेजेंट कर सकता हूं, Na। क्या है ये? एवोगैड्रो नंबर। अगर आप बात करिए, ये तो है 12 ग्राम पर मोल ऑफ कार्बन एटम, ये क्या है 12 ग्राम। अब हमारे पास सीधा सीधा मतलब ये आया कि 12 ग्राम पर मोल ऑफ कार्बन एटम इक्वल 6.022 into 10⁻23 एटम ऑफ कार्बन, या कार्बन एटम लिख लो। ठीक है, तो अब हमें ये ध्यान रखना है, मैं इसे थोड़ा अपोजिट कर देता हूँ, इस तरह से कर देता हूँ। 6.022 into 10⁻23 एटम ऑफ कार्बन इक्वल टू 12 ग्राम पर मोल, ऐसे भी हम कह सकते हैं। लेकिन अगर हम कहें 1 एटम की बात करें बेटा, अब एक एटम के लिए यही वैल्यू क्या होगी, 12 ग्राम पर मोल अपॉन 6.022 into 10⁻23। तो हमारे पास ये वैल्यू हो जाएगी, नहीं होगी? हो जाएगी कि नहीं होगी? तो ये आ गया 12 ग्राम पर मोल अपॉन 6.023 into 10⁻23। अब अगर बात करी जाए तो इस वैल्यू को हम क्या कह सकते हैं, ये तो एवोगैड्रो की वैल्यू है, तो मैं दूसरा फॉर्मूला ये बना सकता हूँ, इक्वल टू 12 ग्राम पर मोल अपॉन में एवोगैड्रो नंबर। तो मेरे पास एक फॉर्मूला ये हो गया। एक फॉर्मूला तो हमारे पास ये आया था कि जो 1 AMU है वो कितने के इक्वल है, मास ऑफ कार्बन एटम, कार्बन 12 एटम अपॉन 12, उस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जो पहली वाली लिख रखी है। तो यहाँ पर कह रहा है कि नंबर ऑफ मोल्स के इक्वल होता है। अगर मैं कार्बन का ग्राम एटॉमिक वेट देखूं 12 ग्राम है, जो कि 1 मोल के इक्वल होगा। भाई 1 मोल इक्वल होता है 6.023 into 10⁻23 एटम ऑफ कार्बन। तो ये कह रहा है कि इतने
की अगर हम वैल्यू देखें तो 12 ग्राम पर मोल है, लेकिन अगर एक एटम की वैल्यू निकालनी पड़े तो कितना होगा, 12 ग्राम पर मोल अपॉन में एवोगैड्रो नंबर। तो अब अगर AMU की बात करें हम, तो AMU में क्या होगा बेटा, 1 AMU आपको दिख रहा है यहाँ नीचे, नहीं दिख रहा, यहाँ पर AMU इक्वल टू मास ऑफ कार्बन एटम। तो ये मास ऑफ एक कार्बन एटम की बात करी जा रही थी, क्या है, 12 ग्राम पर मोल अपॉन 6.022 इंटू 10⁻23 मल्टीप्लाई बाय 12 से, तो 12 गया बेटा, रह क्या गया, ये रह गया आपका 1 AMU इक्वल टू 1 अपॉन NA एवोगैड्रो नंबर। यहाँ तक बात समझ में आई। एक AMU कितने के इक्वल होता है, ये रिलेशन चले हुए हैं इनके बीच में कि 1 AMU कितने के इक्वल हो जाएगा बेटा, 1 अपॉन एवोगैड्रो नंबर। अगर हम देखें 1 AMU इक्वल टू, मैं यहाँ इस रिलेशन को थोड़ा 10/10 इंटू में 1 और एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू क्या है 6.022 इंटू 10⁻23। अगर मैं ऊपर नीचे 10 की मल्टीप्लाई और कर दूं तो कोई दिक्कत तो नहीं होगी। होगा क्या, बस होगा ये कि इससे इसको डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 1.66, इससे इसको डिवाइड करेंगे और ये इसमें ऐड हो जाएगा तो ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा बेटा 10⁻24, क्या हो जाएगा 10⁻24। तो ये हो जाएगा हमारा, यहाँ पे अब हमारे एक बात समझ में आई, 1 AMU कितने के इक्वल होता है 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम। तो यहाँ पर अब आपको किसी में भी वैल्यू पुट करनी हो 1 AMU की जगह वैल्यू पुट कर दोगे आप, उसके साथ किसकी मल्टीप्लिकेशन कर दोगे, मोलर मास के साथ। अगर ग्राम में दे रखा है तो आपको 1.66 इंटू 10⁻24 हो जाएगा। अब एक AMU की हमारे पास वैल्यू आ गई, एक AMU की वैल्यू होती है 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम। अगर बात करें तो अब यहाँ से हम कैलकुलेट कर सकते हैं AMU का पूरा रिलेशन, जैसे हमें कोई न्यूमेरिकल भी आ जाए। अब हमारा 1 AMU की वैल्यू क्या होगी, 1 AMU जो होगा वो हमारे पास होगा मास ऑफ एटम इन ग्राम। अब हमारे पास जो AMU में हम यूनिट निकालेंगे, अब AMU में कन्वर्ट करना है। मानो किसी का हमें ग्राम में दे रखा है बेटा वेट, इस फॉर्मूले को जो मैं बता रहा हूँ वो कैसे कैलकुलेट करना। अगर हमें कोई वेट ग्राम में दे रखा है, वो AMU में हमें कन्वर्ट करना है, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होगा, क्या फॉर्मूला होगा हमारे पास, मास ऑफ एटम इन ग्राम, मास ऑफ एटम इन ग्राम अपॉन 1.66 इंटू 10⁻24। ये फॉर्मूला हमें लर्न करना है। ये कहाँ से निकल के आया है, यहाँ से। अगर हम एक AMU होता है 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम, तो अगर ग्राम की वैल्यू है हमारे पास, ग्राम की वैल्यू है और उसे AMU में कन्वर्ट करना है, तो इधर से वैल्यू को इधर ले जाएंगे, हमें AMU की वैल्यू पता चल जाएगी। अब जैसे मैं एक एग्जांपल भी दे देता हूँ, पहले इसे देख लो एक बार मैं और बता देता हूँ। देखो बेटा 1 AMU था मास ऑफ कार्बन एटम अपॉन में 12 थे, क्योंकि 1/12 था, तो कह रहा है एटॉमिक मास ऑफ कार्बन एटम 12 ग्राम पर मोल हो गया। ठीक है, तो एक मोल कितने के इक्वल होता है 6.022 इंटू 10⁻, एवोगैड्रो नंबर के बराबर होता है 1 मोल ऑफ एटम कार्बन कितने के इक्वल हो जाएगा 12 ग्राम का। अगर एक एटम की मैं बात करूं, ये तो इतने एटम की वैल्यू है, एक एटम की बात करें तो ये अपॉन ये,
अब इसके बाद जो हमने कैलकुलेट किया है तो 1 AMU हमारे पास ये आया 1 एवोगैड्रो नंबर। अगर मैं 10 और 10 के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूं तो यहाँ क्या होगा बेटा, इसमें तो पावर ऐड हो जाएगी, इससे इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा 1.66 × 10⁻24 ग्राम। तो 1 AMU की वैल्यू आ गई ये। अब तुम्हें जब कोई ग्राम में मास दिया हो और वो AMU में कन्वर्ट करना हो तो ये फॉर्मूला एप्लीकेबल लगा दोगे यहाँ पर। ये एप्लीकेबल है इनके लिए, मास ऑफ एटम इन द ग्राम अपॉन 1.66 × 10⁻24। देखो मैं इसी को यहाँ पर अप्लाई करूंगा। क्वेश्चन है, मानो हाइड्रोजन एटम है कोई, हाइड्रोजन एटम ऑफ मास 1.67 × 10⁻24 ग्राम। हाइड्रोजन एटम का मास क्या दे रखा है, 1.67 × 10⁻24 ग्राम। तो इसे कैलकुलेट करना है हमें। कैलकुलेट मास इन AMU। अगर हमें ग्राम से AMU में कन्वर्ट करना है तो बेटा हम क्या करेंगे, हमारे पास फॉर्मूला है AMU इक्वल टू गिवन मास, मास ऑफ एटम इन ग्राम अपॉन 1.66 × 10⁻24। आपको ये फॉर्मूला भूलना नहीं है, बिल्कुल लर्न रखना। अब हमारे पास क्या है बेटा, इसकी वैल्यू है हमारे पास 1.67 × 10⁻24 ग्राम अपॉन 1.66 × 10⁻24। तो ये यहाँ से ठीक है। अब अगर इसको हम डिवाइड करेंगे तो इसको डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, इसको इससे तो आएगा हमारे पास आंसर 1.006। क्या आएगा, 1.006। तो कितने AMU के इक्वल हो गया ये हो गया हमारे पास AMU में ये हो गया 1.006 AMU या यूनिफाइड मास भी कह सकते हैं। 1 AMU इक्वल टू 1.006 यूनिफाइड मास। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपका कंसेप्ट था। और कोई चीज़ समझ नहीं आई हो तो मेरे से फिर पूछ लेना, मेरे पर्सनल नंबर पर प्रॉब्लम ले लेना बेटा। तो ये आपको कंसेप्ट करना है।